नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनिल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे भारत की, और भारत के अंदर अपन अपोहा तंत्र की बात कर रहे थे। आज अपन अपोहा तंत्र को कंटिन्यू करेंगे। और अपोहा तंत्र में मैं आपको बता रहा था, सबसे पहले अपन ने पढ़ी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पूरा डायग्राम से मैंने आपको बताया है। उसके बाद उसकी थ्योरी मैंने आपको लिखवाई है, और वहाँ पर कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं चल रही है उसके बारे में डिटेल से अपन ने देखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो अपन बात करेंगे, आज अपन बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र की, और सिंधु नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंधु नदी की बात करें तो ये सिंधु नदी जो है, ये प्राचीन समय में पवित्र इस नदी को माना जाता था। जब गंगा नदी यहाँ पर नहीं हुआ करती थी, उस समय सिंधु नदी यहाँ पर थी, और सिंधु नदी को ही उस समय क्या माना जाता था? पवित्र माना जाता था। आपने देखा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सिंधु नदी के प्रमाण देखने को मिलते हैं, और सिंधु नदी से ही भारत का हिंदुस्तान नाम पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, और इसका जो उद्गम होता है वो उद्गम भी कहाँ से होता है? वो कैलाश मानसरोवर पर्वत श्रृंखला से, जहाँ से भारत की 3 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। सिंधु का होता है, ठीक है, जो बोखरचू हिमनद से होता है, और सतलज का होता है जो राकसताल झील से या फिर राक्षस झील से होता है। यहाँ पर अपन ने ब्रह्मपुत्र नदी को भी पढ़ा है, जो यहीं से निकलती है। ठीक है भाई, आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र। तो सभी हेडिंग लगाइए, सिंधु नदी तंत्र। जो सिंधु नदी है, यानी कि इंडस रिवर के बारे में आज अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैं इंडस रिवर का पूरा डायग्राम यहाँ पर बताऊंगा, और इस इंडस रिवर के बारे में पूरी डिटेल से मैं आपको पूरा डायग्राम एज इट इज इसी तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये अपना भारत है, और भारत का ये ऊपर जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है। ठीक है, जो आपको दिख रहा है। यहां पर अगर अपन बात करें तो इधर चाइना है, और इधर है कैलाश मानसरोवर पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला है भाई? कैलाश मानसरोवर पर्वत श्रृंखला। इस श्रृंखला से यहां से ब्रह्मपुत्र गई थी, ठीक है, और यहां से सतलज जाएगी, और यहां से जारी है सिंधु नदी। देखो, सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी का जो उद्गम हुआ है वो बोखरचू हिमनद से हुआ है। यहां पर एक हिमनद है, इस हिमनद का नाम है बोखरचू हिमनद। ये जो बोखरचू हिमनद है, ये कैलाश मानसरोवर पर्वत श्रृंखला पर है। कहां पर है भाई? कैलाश मानसरोवर पर्वत श्रृंखला पर है, और यहां से सिंधु नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम हो रहा है? सिंधु नदी का उद्गम हो रहा है। ये सिंधु नदी उद्गम हो गया। ये सिंधु नदी यहां से निकलती है, और जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो भारत की तरफ आती है, और जब भारत की तरफ आती है तो तिब्बत चीन वाले जो यहाँ के जो लोग हैं वो इसको देखते हैं। ये जो नदी है ये दहाड़ती हुई बहुत तेज रफ्तार में इस भारत की तरफ बढ़ती है, इसलिए इस नदी को कहा गया है शेरमुख। शेरमुख यानी कि जैसे शेर का मुख होता है, जैसे शेर की चाल होती है, उस तरीके से ये नदी दहाड़ती हुई आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, इसको शेरमुख कहते हैं, या फिर इसी को कहते हैं सिंघी बखान। सिंघी बखान, तो इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ये भारत में यहां से प्रवेश करेगी, और भारत में जब यहां से प्रवेश करेगी तो इस स्थान का नाम है दमचौक। दमचौक क्या नाम है मेरे भाई? दमचौक यहां का नाम है। देखो, ये दमचौक नामक स्थान से भारत के अंदर प्रवेश करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये अपना भारत है, ये अपना भारत है, और इस भारत की मैं बात करूं तो इस भारत में ये जो हिस्सा है ये हिमालय का है। ये किसका है भाई? हिमालय का है।
यहां पर हिमालय का ही पार्ट है जिसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ये जो ट्रांस हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय हिमालय से पहले बना, यानी कि हिमालय से प्राचीन कौन है? ट्रांस हिमालय। और यहां पर कौन सी नदी बह रही है? सिंधु नदी। यानी कि हिमालय जब बना और बनने के बाद यहां से एक नदी निकली थी, गंगा नदी। यानी कि गंगा नदी से प्राचीन कौन सी नदी है? सिंधु नदी। अब देखो यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो ये जो भाग है ट्रांस हिमालय, इस ट्रांस हिमालय से सिंधु नदी की जो भी सहायक नदियां हैं, पांचों सहायक नदियां वहीं से निकलती है। अब देखो ट्रांस हिमालय जो है, ये ट्रांस हिमालय के कुछ श्रेणियां हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय की बात करें तो कुछ श्रेणियां यहां पर है, जैसे लद्दाख के काराकोरम है, ठीक है, जोस्कर है, पीर पंजाल है। तो सबसे पहले यहां पर एक श्रेणी आएगी जिसको बोलेंगे काराकोरम श्रेणी। कौन सी श्रेणी आएगी भाई? काराकोरम। फिर इसके बाद में लद्दाख श्रेणी, फिर इसके बाद में जोस्पर श्रेणी, पहली, दूसरी और तीसरी, और चौथी जो है वो है पीर पंजाल। पांचवी जो है वो है धौलाधर। ठीक है, ये 5 प्रकार की यहां पर क्या है भाई? श्रेणियां हैं। काराकोरम, लद्दाख, जोस्पर, पीर पंजाल और धौलाधर। अब देखो यहां पर सिंधु नदी की सहायक नदियों की बात करें तो 5 इसकी सहायक नदियां हैं, जैसे झेलम, ठीक है, चिनाव, रावी, व्यास और सतलज। तो ये 5 नदियां यहां पर है, 1, 2, 3, 4 और 5 इसकी सहायक नदियां हैं, जिसको पंचतंत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये नदियां और ये श्रेणियां, मैंने क्यों बताई श्रेणियां? क्योंकि जैसे झेलम नदी है तो पूछा जाता है कि झेलम नदी ट्रांस हिमालय की कौन सी 2 श्रेणियों के मध्य बहती है? तो ये झेलम नदी जैसे यहां से बहेगी तो लद्दाख और जोस्कर के मध्य बहती है। जैसे चिनाव भी यहीं से बहती है, सॉरी चिनाव कहां से बहेगी? जोस्पर और पीर पंजाल। और सिंधु और झेलम जो नदी है वो लद्दाख और जोस्पर के मध्य बहती है। जैसे अगर मैं यहां से एक श्रेणी उठाऊंगा और एक नदी उठाऊंगा। सबसे पहले श्रेणी की बात करूं तो यहां पर है काराकोरम श्रेणी। कौन सी श्रेणी है भाई? काराकोरम श्रेणी। और ये काराकोरम श्रेणी जो है ये भारत की सबसे उत्तरतम श्रेणी है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमालय, ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरतम श्रेणी कौन सी है? तो काराकोरम श्रेणी, ठीक है। अब काराकोरम के बाद क्या जाएगी? लद्दाख श्रेणी। कौन सी श्रेणी है भाई? लद्दाख श्रेणी। देखो लद्दाख श्रेणी के बाद में यहां पर ये नदी आएगी। कौन सी नदी आएगी? सिंधु नदी। सबसे पहले तो सिंधु नदी को लाओ। ये सिंधु नदी इस प्रकार से आती है भारत के अंदर, और जब सिंधु नदी इस प्रकार से आएगी, इस प्रकार से बह रही है, बहती जा रही है, बहती जा रही है। अब जो सिंधु नदी है बच्चे, ये सिंधु नदी भारत में जैसे आती है तो सिंधु नदी पर यहां पर जम्मू कश्मीर में एक पर्वत है भाई यहां पर, और इस पर्वत को अपन कहेंगे नंगा पर्वत। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे पर्वतों को पूछ लेगा भाई नंगा पर्वत कौन से स्टेट में है, तो जम्मू कश्मीर में है। और नंगा पर्वत पर एक स्थान है भाई, एक स्थान है, और उस स्थान का नाम है बुर्ज नामक स्थान। इस बुर्ज नामक स्थान पर ये जो नदी है, ये नदी एक गहरे गड्ढे का निर्माण करेगी। ये गहरा गड्ढा हो गया, यानी कि एक गहरे गोर्ज का निर्माण करेगी। किसका निर्माण कर रही है भाई? गोर्ज का निर्माण। और कौन से पर्वत पर? जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत पर, ठीक है भाई। यहां पर अगर बात करते हैं, फिर इसके बाद ये नदी यहां तक आती है, दमचौक नामक स्थान से तो भारत के अंदर प्रवेश करती है, और इसके बाद ये जो नदी है कहां पर जाएगी? पाकिस्तान में। और यहां पर एक स्थान है, उस स्थान का नाम है चिल्लास नामक स्थान। चिल्लास नामक स्थान से ये नदी कहां पहुंच जाएगी? ये पाकिस्तान में
पहुंच गई। कहां पहुंच गई मेरे बच्चे? पाकिस्तान में पहुंच गई। और पाकिस्तान में ये नदी इस प्रकार से आती है और इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ेगी और आगे की तरफ बढ़ेगी तो यहां तक ये नदी आ जाती है। इधर अगर मैं बात करूं कराची, कराची के पूर्व से ये नदी कहां चली जाएगी? ये नदी चली जाएगी अरब सागर में। अरब सागर में कहां चली गई भाई? अरब सागर में चली गई। अब देखो इसके बाद एक नदी जो है वो है झेलम नदी। झेलम नदी इसकी सहायक नदी स्टार्ट होगी और झेलम नदी का जो उद्गम होता है वो शेषनाग झील से होता है। किससे होगा भाई? शेषनाग झील से होगा और जम्मू कश्मीर से होगा। अब देखो इसकी जो सहायक नदियां हैं, झेलम का उद्गम हुआ है जम्मू कश्मीर से और इन तीनों का हुआ है हिमाचल प्रदेश से और इसका होगा यहां पर कैलाश मानसरोवर पर्वत श्रृंखला। लेकिन सतलज नदी हिमाचल प्रदेश से कहां प्रवेश करेगी? ये प्रवेश करेगी भारत के अंदर। ठीक है, देखो बच्चे यहां पर अपन जो बात कर रहे हैं, अब एक नदी उठा लो यहां से, झेलम नदी। इतना तो पता चल गया कि झेलम नदी जो है वो जम्मू कश्मीर से भारत में प्रवेश करेगी भी। ठीक है, यहां से जब ये भारत में प्रवेश करेगी तो देखो भाई भारत में क्या कर रही है? प्रवेश कर रही है। और कौन सी? यहां पर एक झील है, उस झील का नाम है वेरी नाग झील या फिर इसी को कहेंगे शेष नाग झील। अब देखो यहां पर वेरी नाग झील एक बहुत बड़ी झील है भाई, एक बहुत बड़ी झील है जिसको कहेंगे वेरी नाग झील। और उस बहुत बड़ी झील के अंदर एक छोटी झील है जिसे कहेंगे शेषनाग झील। ठीक है, एक बहुत बड़ी झील में एक छोटी झील है, ये छोटी सी झील है। और इस छोटी सी झील की बात करूं तो इस छोटी सी झील से एक नदी का उद्गम होगा और उस नदी का नाम है झेलम नदी। ये जो झेलम नदी है, इस झेलम नदी की मैं बात करूं तो इस झेलम नदी से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो भाई, झेलम नदी पर वूलर झील स्थित है जो कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। झेलम नदी पर यहां पर एक झील है भाई, इसका नाम है वूलर झील। और कहां पर है भाई? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, अब ये जो वूलर झील है, ये वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। ये नदी आगे की तरफ चलेगी और आगे की तरफ जैसे जाएगी तो इस नदी के बारे में यहां पर एक शहर स्थित है जिसका नाम है श्रीनगर। कौन सा शहर स्थित है? श्रीनगर। यानी कि बच्चे क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीनगर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? तो श्रीनगर कौन सी नदी के तट पर बसा है? श्रीनगर बसा है झेलम नदी के तट पर बचा है। ये नदी आती है बाहर की साइड, यहां पर आएगी और ये नदी को यहीं पर छोड़ दो। इससे कहो कि थोड़ा सा वेट करें, हम दूसरी नदी को भी साथ में लेकर आते हैं। देखो भाई, लद्दाख और एक श्रेणी उठा लो, जोस्पर आएगी, जोस्पर श्रेणी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो झेलम नदी है, ये झेलम नदी कौन सी दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बहती है? तो लद्दाख और जोस्पर श्रेणी के मध्य। किस किस के मध्य? लद्दाख व जोस्पर के मध्य कौन सी नदी बहती है? झेलम नदी। श्रेणी उठा ली, तो अब किसको उठा लो? अब झील को उठा लो, सॉरी नदी को उठा लो। अब देखो भाई, अब मैं बात कर रहा हूं चिनाब नदी की। तो चिनाब नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश से। यहां पर एक दर्रा है भाई, और इस दर्रे की मैं बात करूं, इस प्रकार से दर्रा है। इस दर्रे की मैं बात करूं तो इस दर्रे का नाम क्या है बच्चे? इस दर्रे का नाम है बड़ा लाचाला दर्रा। कौन सा दर्रा है? बड़ा लाचाला दर्रा। देखो यहां पर जितने भी दर्रे मिलेंगे तो उन दर्रों के पीछे ला जुड़ा हुआ है।
जैसे बड़ा लाचाला, बूमला का दर्रा। तो ये ला शब्द क्या इंगित कर रहा है? ये ला शब्द क्या इंगित कर रहा है? ला शब्द इंगित कर रहा है किसी भी रास्ते को, यानी कि ला का मतलब होता है यहां पर लोकल लैंग्वेज में रास्ता। क्या होता है भाई? स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? रास्ता। तो और मैंने कहा था कि दर्रों से क्या किया जाता है? परिवहन किया जाता है। ठीक है भाई। तो बड़ा लाचाला जो दर्रा है, इस बड़ा लाचाला दर्रे में दो छोटी छोटी नदियां आकर गिरेगी भाई। एक नदी ये वाली आ गई और एक नदी ये वाली आ गई। इस नदी का नाम है चंद्रा नदी। चंद्रा नदी। और इस नदी का नाम है बागा नदी। चंद्रा और बागा नदियों का जल एक जगह मिल जाता है और बड़ा लाचाला दर्रे में आकर गिर जाएगा। और यहां से एक नदी निकलेगी बच्चे, उस नदी का नाम है चिनाव नदी। कौन सी नदी है? चिनाव नदी। चिनाव नदी आगे की तरफ बढ़ेगी और आगे की तरफ बढ़ती बढ़ती इस प्रकार से आएगी और ये नदी आगे की तरफ आती है बच्चे और इस तरीके से यहां पर आ जाएगी। देखो मेरे प्यारे बच्चे, एक नदी को मैंने यहां पर रुकवा रखा है, उसको कहा था भाई वेट कर, अभी आएगा, अभी आएगा तेरा भी समय। तो यहां पे ये नदी आती है और ये कौन सी नदी है? चिनाव। और ये पानी आकर चिनाव में जाकर मिल जाएगा और इस स्थान का नाम है झंग नामक स्थान। झंग नामक स्थान। झंग नामक स्थान पर ये नदी आकर किस में मिल गई? चिनाव में। ये तो कौन सी है? झेलम। और ये कौन सी है? चिनाव। ठीक है बच्चे। यहां पर अगर मैं बात करूं बच्चे, तो झेलम और चिनाव का जो पानी है वो झंग नामक स्थान पर किस में मिल जाता है? सॉरी, झेलम का पानी चिनाव में मिल गया। यहां तक कोई दिक्कत? किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चे? चलें आगे तोड़े। देखो भाई, अभी जोसपर और पीर पंजाल, यानी कि इसके बाद में एक श्रेणी आएगी जिसका नाम है पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है भाई। पीर पंजाल जो श्रेणी है, ये पीर पंजाल श्रेणी के नीचे से एक नदी आएगी भाई और नीचे से एक रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। कौन सा दर्रा है? हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रे से रावी नदी का उद्गम होगा भाई। कौन सी नदी का होगा? रावी नदी का उद्गम होगा। तो यहां पर इस प्रकार से एक दर्रा है भाई और इस दर्रे को कहेंगे रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रे का जल इस प्रकार से इसमें आता है और इस प्रकार से ये नदी बनेगी रावी नदी। और रावी नदी के बाद में ये नदी इस प्रकार से आती है बच्चे और इस प्रकार से ये नदी आगे की तरफ बढ़ती है। ये नदी आगे की तरफ बढ़ेगी और बाहर जाकर किस में मिल जाएगी? इस झंग नामक स्थान में, पाकिस्तान में जाकर ये इसमें मिल जाएगी। ठीक है ना? तो झंग नामक स्थान कहां पर? हिमाचल प्रदेश में, चिनाव नदी के अंदर मिल जाएगी। और ये नदी कौन सी है? रावी नदी। ठीक है ना? अब देखो बच्चे, यहां पर अपन को क्या क्या किस तरीके से बात करनी है। ये जो रावी नदी है, इस रावी नदी पर दो शहर स्थित है भाई, एक तो हड़प्पा और एक लाहौर। तो रावी नदी के तट पर एक तो हड़प्पा है भाई। आपने देखा होगा कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर रावी नदी का जिक्र किया गया है। और एक लाहौर। और लाहौर कहां पर है? पीओके में, पाकिस्तान में, सॉरी पाकिस्तान में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो भाई, अब यहां से इसके नीचे से रोहतांग दर्रे के नीचे से एक नदी का उद्गम होगा जिसका नाम है व्यास नदी। लेकिन व्यास नदी को पढ़ने से पहले अपन को सतलज को लाना पड़ेगा, क्योंकि व्यास नदी का जल किस में जाता है? सतलज में जाता है। ठीक है भाई। इसके बाद में ये आ गया। चले आगे। ये नदी इस प्रकार से आती है भैया और ये नदी आएगी और इस नदी का उद्गम होगा यहां पर और इस स्थान का नाम है राकसताल झील या फिर
राक्षस झील। ठीक है, यहां से एक नदी निकलेगी सतलज नदी, और सतलज नदी भारत में प्रवेश करेगी हिमाचल प्रदेश से, और यहां पर एक दर्रा आएगा। कौन सा आएगा? सिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा आएगा भाई? सिपकिला दर्रा। और ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। कभी कभी दर्रे पूछ ले जाएंगे आपसे कि सिपकिला दर्रा निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। यहां से नदी आएगी, और ये नदी इस प्रकार से, सतलज नदी भारत में प्रवेश कर चुकी है, इस प्रकार से जाएगी, और ये जाकर किस नदी में गिर जाएगी? ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी है ना, सिंधु में। इधर एक नदी छोड़ रखी है, चिनाब नदी, जो रावी और झेलम का पानी लेकर आएगी, और ये यहां पर आकर किस में मिल जाएगी? ये कौन सी है? सतलज नदी। अब देखो यहां पर, जहां पर अगर मैं बात करूं सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी के अंदर सतलज मिली है। कौन से स्थान पर पूछ लिया जाता है? तो मिथनकोट। मिथनकोट कहां पर है? पाकिस्तान में। तो मिथनकोट नामक स्थान पर आकर इसमें मिल जाती है। अब देखो बच्चे, यहां पर एक नदी है व्यास नदी, जो एक स्थान है व्यास कुंड। व्यास कुंड, और व्यास कुंड कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। यहां से एक नदी निकलेगी, और यह नदी का नाम है व्यास नदी, और ये किस में आकर मिल जाएगी? ये सतलज नदी में आकर मिल जाएगी, जो एक स्थान है यहां पर हरिके बैराज। हरिके बैराज, और हरिके बैराज नामक जो स्थान है बच्चे, ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। सिपकिला दर्रे से हरिके बैराज नामक स्थान है पंजाब में। ठीक है, तो वहां से ये जो नदी है एंटर करेगी इसके अंदर, सतलज के अंदर। अब इसके बाद में देखो एक श्रेणी आएगी जिसका नाम है धौलाधर श्रेणी। देखो भाई, अब देखो यहां पर अगर अपन बात करते हैं किस कैसे आपको याद रखना है। सबसे पहले देखो, ये डायग्राम थोड़ा जटिल डायग्राम हो गया, लेकिन आपको याद कैसे रखना है, बनाना नहीं है, अभी बनाना नहीं है, अभी समझो इसको। कैलाश मानसरोवर पर्वत श्रृंखला, इससे कौन सी नदी निकली? सिंधु नदी। सिंधु नदी को स्थानीय भाषा में यहां पर शेरमुख या सिंगी बखान के नाम से जानते हैं, जो बोखरचू हिमनद से निकली। जो कहां से निकली बच्चे? बोखरचू हिमनद से निकली। दमचोक नामक स्थान से कहां प्रवेश करती है? ये भारत में प्रवेश करती है। अब देखो यहां पर ये जो स्थान है, ये स्थान तो कौन सा है? पीओके, और ये जो स्थान है ये अक्साई चीन है। तो देखो यहां से लेकर यहां तक ही तो है अपना भारत, इसी में से गुजर रही है। तो ये एकमात्र लेह नामक जिले से गुजर रही है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के एकमात्र लेह नामक जिले से कौन सी नदी गुजर रही है? सिंधु नदी। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से आपको बनाना है। एक बार इसको बनाओ, फिर मैं आपको ये पूरा का पूरा समझाऊंगा। एक बार इसको बनाओ भाई, एक बार इसको बनाओ। बनाओ इसको, पूरे तरीके से बनाइए। नदियां ऐसा चैप्टर है जो आपको डायग्राम से ही समझ में आ सकती है, ऐसे समझ में आने वाला सब्जेक्ट नहीं है भाई। ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं कि वो आपको डायग्राम ही बता सकता है, उनको याद वो ही करवा सकता है। तो प्यारे बच्चों, डायग्राम से घबराओ मत हो, इनको आराम से उतारो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं, और इन 5 सहायक नदियों की बात करूं तो इन 5 सहायक नदियों में सबसे उत्तरतम है झेलम नदी, फिर चिनाब नदी,
रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी। तो कभी कभी इनके क्रम को भी पूछ लिया जाता है, भाई उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताओ। तो सबसे उत्तरतम झेलम और सबसे दक्षिणतम सतलज। ठीक है, इस तरीके से। अब इनकी श्रेणियों का भी पूछ लिया जाएगा। श्रेणियों का भी मैं आपको बता देता हूं, भाई इनकी श्रेणियों को कैसे याद रखना है। सोच रहे होंगे कि सर श्रेणियां भी तो याद करनी है, कैसे करेंगे? तो बता देता हूं बच्चे, देखो जो ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय की श्रेणियों में अगर मैं बात करूं, एक ट्रिक बता रहा हूं, काली जीप धो, का मतलब काराकोरम, दूसरी है लद्दाख श्रेणी, तीसरी है जोस्पर श्रेणी, पा का मतलब पीर पंजाल, और धो का मतलब श्रेणी। तो काली जीभ धो, काली जीभ धो यानी कि जिसकी काली जीभ होती है तो उसको धोना पड़ता है। तो का मतलब काराकोरम, ल का मतलब लद्दाख, ज का मतलब जोस्पर, प का मतलब पीर पंजाल, धो का मतलब धौलाधर। अब इनको तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से पूछ लेगा, भाई उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से पूछो। तो आपको ऐसे भी बता देना है कि उत्तर से अगर दक्षिण की तरफ क्रम से जाएंगे तो काली जीभ धो, काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। अब इन सहायक नदियों को भी पूछा जा सकता है, भाई उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको बताना है भाई। चले, तो ये डायग्राम आपको उतारना है, बिल्कुल एज इट इज उतारना है। यहां पर अगर मैं बात करूं, एक बार इसको आप उतार लो, फिर मैं इसको समझाता हूं भाई, समझाता हूं इसको। एक बार इसको आप अच्छे से उतार लीजिए, क्योंकि डायग्राम समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसके ऊपर सिंधु नदी विवाद भी है, सिंधु समझौता भी है, कुछ समझौते भी हुए। मैं आपको अंतरराष्ट्रीय विवाद भी पढ़ाऊंगा और विवादों के अंदर जो नदियों पर विवाद चल रहे हैं वो वहां पर बताऊंगा। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी पर भी विवाद चल रहा है और चाइना उसके ऊपर जबरदस्ती 3 बांध बना रखा है भाई, डांगू, सियाचू और सियाचू, डांगू, सियाचू और सियाजू। तो 3 वहां पर बांध है और उन बांधों की वजह से भारत के अंदर इस नदी का पानी क्या हो गया, कम हो गया। और इसका विरोध कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। भाई भारत ने बोला है कि भाई 1960 में जो सिंधु समझौता हुआ था उसके अंदर यह कहा गया था कि कोई भी देश किसी भी नदी पर अवैध रूप से बांध नहीं बना सकता विदाउट परमिशन के। तो चाइना उस पर बांध बना रहा है, जबकि 1960 के अंदर जो समझौता हुआ था सिंधु जल समझौता, इस सिंधु जल समझौते के अंदर चाइना ने एक्सेप्ट कर लिया था कि कोई भी देश नहीं बनाएगा किसी भी नदी के ऊपर बांध। ठीक है, लेकिन जब वो बात आती है अपनी बारी, भाई जब पैसों की बारी आती है ना, तो फिर ये चाइना भूल जाता है कौन से नियम, कौन से कानून कायदे। चाइना की नीति जो है वो पूंजीवादी नीति है, ये सिर्फ पैसे के लिए काम करता है भाई। जैसे आपने देखा होगा, एक मूवी देखी होगी, वांटेड मूवी, और वांटेड मूवी में आपने देखा होगा कि जब सलमान खान को बोलते हैं कि भाई किसके लिए काम करते हो,
तो सलमान खान का जवाब होता है भाई मनी भाई के लिए। तो चाइना भी ऐसा ही है, ये भी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम करता है, मनी भाई के लिए काम करता है भाई। ठीक है, चले देखो भाई, एक बार मैं डायग्राम को समझा देता हूं, फिर उसके बाद में हम अपन आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, यहां पर अपन बात करते हैं, तो देखो बच्चा, यहां पर कैलाश मानसरोवर पर्वत श्रृंखला है। पेन कॉपी रख दो सामने, देखो कैलाश मानसरोवर पर्वत श्रृंखला है, और यहां से यहां पर एक हिमनद है, पोखरचू हिमनद। कौन सा हिमनद है भाई, पोखरचू हिमनद। ये जो पोखरचू हिमनद है, इस पोखरचू हिमनद से सिंधु नदी का उद्गम होगा। यहां से जब इसका उद्गम होगा तो देखो बच्चा, ये इस नदी को यहां पर लोकल लैंग्वेज में किस नाम से जानते हैं, शेरमुख या सिंगी बखान। ये शेर की तरह दहाड़ती हुई आगे की तरफ बढ़ती है, और दमचोक नामक स्थान से कहां प्रवेश करेगी, ये प्रवेश करेगी भारत के अंदर। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र पीओके का है, ये अक्साई चीन का है। ये अक्साई चीन में प्रवेश करती है, इसके बाद अक्साई चीन से निकलती है और लेह नामक जिले के अंदर आ जाती है, जम्मू कश्मीर के। ठीक है, यहां पर ये नदी आगे की तरफ बढ़ेगी तो यहां पर नंगा पर्वत है, और नंगा पर्वत कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया। यहां पर एक गहरे गोर्ज का निर्माण करेगी, और गहरे गोर्ज का निर्माण करती हुई आगे की तरफ बढ़ती है, और चिल्लास नामक स्थान से प्रवेश करती है, कहां पर, पाकिस्तान में, और कराची के पूर्व से अरब सागर में विलीन हो जाती है। देखो, इसके ऊपर मैंने कहा था ट्रांस हिमालय की कुछ श्रेणियां, काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी के जस्ट ऊपर है। जस्ट इसके नीचे से इसकी सहायक नदी स्टार्ट हो जाती है, जो झेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलज है। जो झेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलज है, ये नदियों की बात करें तो झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर से, चिनाव, रावी और व्यास का कहां से हो रहा है, हिमाचल प्रदेश से। यहां पर अगर मैं बात करूं बच्चे, तो यहां पर ये झेलम जो नदी है, ये झेलम नदी एक झील है, वेरीनाग झील, उसके अंदर एक छोटी सी झील है, शेषनाग झील। आपको 99% शेषनाग झील मिलेगी। अगर कभी हो जाए कि शेषनाग झील नहीं है तो वेरीनाग झील भी आपको पूछा जा सकता है भाई। जैसे आपको दे देगा कि झेलम नदी का उद्गम कौन सी झील से होता है, तो वहां पर वेरीनाग झील है, तो आपको वेरीनाग झील ही आंसर करना है। और अगर शेषनाग झील है तो शेषनाग का आपको आंसर करना है, अगर दोनों है तो फिर शेषनाग आपको आंसर करना है। फिर झेलम नदी आगे चलती है तो इसके ऊपर वूलर झील है। ये वूलर झील जो है, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है। जब इसके आगे चलते हैं तो श्रीनगर है भाई, श्रीनगर, इसके तट पर एक शहर बसा हुआ है श्रीनगर। और झेलम नदी जंग नामक स्थान पाकिस्तान में जाकर चिनाव नदी में मिल जाती है। इसी के बाद में चिनाव नदी का उद्गम हो रहा है बड़ा लाचला दर्रा, जो हिमाचल प्रदेश में। बड़ा लाचला दर्रा कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। और चंद्रा और भागा नदियां, ये चंद्रा और भागा जो नदियां हैं, ये चंद्रा और भागा नदियों का पानी एक संयुक्त रूप से एक धारा में मिलता है, और जिस दर्रे को बोलते हैं बड़ा लाचला दर्रा। और ये किसके रूप में निकलता है, चिनाव नदी के रूप में। और ये नदी आगे की तरफ बढ़ती है, और ये नदी, चिनाव नदी, रावी और झेलम का पानी लेकर सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, चिनाव नदी कौन सी दो श्रेणियों के मध्य, तो जोसपर और पीर पंजाल के मध्य। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछूं मैं कि झेलम नदी ट्रांस हिमालय की कौन सी दो श्रेणियों के मध्य, तो लद्दाख और जोसपर। ठीक है, तो सिंधु नदी और झेलम नदी लद्दाख श्रेणी और जोसपर श्रेणी के मध्य बहती है भाई। यहां तक कोई दिक्कत, चले आगे। इसके बाद में बच्चे यहां पर पीर पंजाल श्रेणी आ जाएगा। पीर पंजाल श्रेणी, रावी नदी जो है पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी के मध्य रावी नदी का उद्गम यानी कि यहां पर बहती है। और व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से व्यास नदी बहती है, हरि के बैराज नामक स्थान पर सतलज नदी में आकर मिल जाती है। जो सतलज नदी है, राकसताल झील या राक्षस झील कैलाश मानसरोवर पर्वत श्रृंखला से निकलती है, जो भारत में सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करेगा। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरीके से ये झील आगे की तरफ बढ़ती है, और इस प्रकार से पूरा का पूरा ये सिस्टम है। आपको पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पर उतारना है। फिर सिंधु नदी के बारे में अपन पढ़ेंगे भाई, सिंधु नदी के ऊपर जो जो
जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे भाई। कोई दिक्कत यहां तक? तो इस क्लास के अंदर अपन ने सिंधु नदी का डायग्राम देखा है और ये कौन कौन सी ट्रांस हिमालय की श्रेणियों के मध्य बह रही है इनके बारे में अपन ने डिटेल से चर्चा की है। तो आई होप कि मैं आशा करता हूं कि आपके पूरा का पूरा समझ में आया होगा और आया होगा क्या, आया आ गया होगा। ठीक है भाई, चले आगे। देखो ठीक है, उतार लो आप इसको। अब मैं इसकी थ्योरी लिखवाऊंगा कल आपको क्लास में, और कल मैं इसकी थ्योरी लिखवाऊंगा। इस थ्योरी के अंदर अपन पढ़ेंगे इनके संपूर्ण डिटेल के बारे में, और संपूर्ण डिटेल अपन वहीं पर देखने वाले हैं। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। तो इसको उतार लो आप, ये चीज भी उतार लो, ट्रांस हिमालय की श्रेणियां उतार लो और सिंधु नदी की सहायक नदियां उतार लो, फिर मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल अपन फिर से मिलते हैं और इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चे, तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी इसको उतार लीजिएगा और कल इसको एक बार रिवीजन में आपको करवा दूंगा दोबारा।